हो गया नहीं तुम्हारा? चलो ये क्वेश्चन चलो कोई लोग मत हो क्यों 2 मिनट बैठा और थोड़ा बहुत खाए। चल पेट भरा रहता है ना, खा रहे थे, बड़ा हो रहा है। आई देखा जय श्री धर्मश्री जी, आप नवकार मंत्र गिन के क्लास स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वाचारणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणास्त्रो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। लास्ट क्लास में हमने और ठीक, लास्ट क्लास में हमने गुणस्थान स्वरूप के द्वार फर्स्ट को ऊपर से देखा था, और द्वार सेकंड और द्वार फोर्थ की हमने चर्चा विस्तार में करी थी। ठीक है, आपकी सर्दी बहुत है दीदी। कोई बात नहीं, चलता रहता है सात वेदनी और सात वेदनी का उदय। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? गति आगति, मतलब गति द्वार जो था, गति द्वार में हमने नरक गति, 5 तरह की गति होती है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और सिद्धि गति। गति क्या बताए थे? जीव मरकर जहां जाता है, अब चाहे वो इस भव को एंड करके मोक्ष को ही प्राप्त क्यों ना करे, उसको हम एक 5th गति में लेंगे, सिद्धि गति, क्योंकि यहाँ से लाइफ एंड हो रही है, उसके बाद जहां जा रहा है उसको हम बोलते हैं गति। ठीक है, इसमें हमने गुणस्थान देखे थे। नरक गति में 1 से 4 था, तिर्यंच में 1 से 5 था, मनुष्य में 1 से 14 और देव गति में 1 से 4। और सिद्धि गति में गुणस्थान नहीं होते, क्योंकि गुणस्थान संसारी जीवों की अपेक्षा ज्ञान दर्शन चारित्र की मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र गुण की लेवल का अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग विभाग किए गए हैं। और जो सिद्ध भगवान होते हैं उनके ज्ञान दर्शन चारित्र का लेवल सबका इक्वल होता है, वहां पे डिविजन्स की बात ही नहीं आती। ठीक है, तो नरक गति इसमें मैंने होमवर्क दिया था, अपर्याप्त और पर्याप्त के भेद में आपको निकालना था। तो जिन्होंने एक एक डिटेल में निकाला है, मतलब नरक गति, मतलब टोटल 563 भेद में से निकाला है, वो तो बहुत ही बेस्ट है। पर जिन्होंने सिर्फ गति की अपेक्षा निकाला है, तो वो भी ठीक है, चलेगा, क्योंकि चाहे कोई भी भेद हो नरक गति का, वो मतलब कहलाती नरक गति ही है, चाहे 7वीं नरक हो, 6ठी नरक हो, पहली नरक हो। अगर आपने और खुला करके निकाला है तो बहुत अच्छी बात है। नरक गति में अपर्याप्त के भेद में कौन कौन से गुणस्थान आ सकते हैं? देखो, फर्स्ट गुणस्थान तो मिथ्या दृष्टि का होता है। सेकंड गुणस्थान होता है सासदन सम्यक्त्व का। तो जिन भी जीवों में सासदन सम्यक्त्व पाया जाता है, वो उनको हम कहेंगे कि इनमें सेकंड गुणस्थान रहता है। फिर थर्ड गुणस्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, मतलब सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। तो जिन जीवों में सम्यक मिथ्यात्व का उदय पॉसिबल है, तो उनमें हम थर्ड गुणस्थान लेंगे। और फोर्थ गुणस्थान होता है सम्यक दृष्टि का, अविरत सम्यक दृष्टि। तो वहां पर सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक्त्व का कोई ना कोई भेद होगा। तो कौन सा भेद हो सकता है? तो वहां पर शायोपशमिक भी हो सकता है, शायिक भी हो सकता है, औपशमिक भी हो सकता है। तीनों प्रकार के सम्यक्त्व हो सकते हैं। और सासदन सम्यक्त्व का तो सेकंड गुणस्थान होता है। तो इस अपेक्षा से हमें देखना था। अब इसमें पर्याप्त में हमें पता है, कोई भी नरक का जो जीव होता है, अपर्याप्त में हम सेकंड गुणस्थान नहीं पाया जाता। और सम्यक मिथ्या दृष्टि किसी भी कोई भी जीव में अपर्याप्त में नहीं होता। तो हम सेकंड गुणस्थान इन सभी में जब हम लेंगे चारों गति की अपेक्षा, तो अपर्याप्त में हमें थर्ड गुणस्थान तो मिलेगा ही नहीं, पर्याप्त के भेद में मिल सकता है। फिर नरक गति में अपर्याप्त में नहीं लिया था सासाधन, मतलब सेकंड गुणस्थान नहीं होता। और तिर्यंश में अपर्याप्त में होता है। हमने देखा था पांच मतलब 5 समुच्चय तिर्यंश पंचेंद्रिय और 3 विकलेंद्रिय में रहता है। तो तिर्यंश गति में अपर्याप्त में और पर्याप्त दोनों में सेकंड गुणस्थान मिल जाएगा।
फर्स्ट गुण स्थान तो अपर्याप्त पर्याप्त सभी में मिलेगा, सेकंड और थर्ड की मोस्टली बात करनी होती है। एक बार नरक का वापस बोलिएगा ना, स्टार्टिंग से थोड़ा सा लेट हो गया 2 मिनट में। जय Sorry। जिनेन्द्र दीदी, वो मैं क्लास नहीं कर पाई थी। ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप? चैप्टर अभी यही चल रहा है, द्वार सेकंड चल रहा है, गति। इसमें होमवर्क दिया था कि जो नरक गति के 1 से 4 गुण स्थान होते हैं, तिर्यंच में 1 से 5 होते हैं, मनुष्य में 1 से 14 होते हैं, देवगति में 1 से 4 गुण स्थान होते हैं। तो इसमें अपनी अनुप्रेक्षा के मतलब अनुप्रेक्षा के लिए प्लस बस उपयोग लगाने के हिसाब से होमवर्क ये दिया था कि आपको नरक गति में अपर्याप्त और पर्याप्त में कौन कौन से गुण स्थान निकालने हैं, कौन कौन से पाए जा सकते हैं। तो अपर्याप्त किसी भी चारों गति में अपर्याप्त की अवस्था में, देखो एक बार ऐसे लिख लेते हैं। अपर्याप्त के जो भेद है किसी भी मतलब देखो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार रफ के लिए गति हो गई, फिर ये अपर्याप्त का भेद है, ये पर्याप्त का भेद है। टोटल लिखना है तो कुल भी लिख सकते हैं। सबसे पहले नरक गति की बात करें, नरक गति में फर्स्ट गुण स्थान तो अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में पाया जाता है। तिर्यंच गति मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में पाया जाता है। मनुष्य गति अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में पाया जाता है फर्स्ट गुण स्थान, और देव गति में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में पाया जाता है। अब सेकंड गुण स्थान किस में होगा, तो नरक गति में सेकंड गुण स्थान नहीं हो सकता है ना। तिर्यंच गति सॉरी अपर्याप्त में नहीं होता है बट पर्याप्त में हो सकता है, तो इसमें सेकंड ले सकते हैं। तिर्यंच में अपर्याप्त में होता है, हमने देखा था 3 विकलेंद्री 5 असन्नी में सासदन होता है। पर्याप्त में भी पॉसिबल है 5 गर्भज पंचेंद्री में। उसके बाद मनुष्य में अपर्याप्त में हो सकता है, पर्याप्त में भी हो सकता है। देवता में अपर्याप्त में सासदन हो सकता है, हाँ हो सकता है। यस ठीक है। फिर थर्ड गुण स्थान किसी भी अपर्याप्त में नहीं हो सकता, चारों गति में ओनली पर्याप्त में ही होता है। फिर चौथे गुण स्थान सम्यक दृष्टि का होता है, तो सम्यक तो शायिक हो चाहे शायोपशमिक हो या फिर औपशमिक हो, प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम हो, कोई भी। चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का मतलब इनमें से कोई भी हो सकते हैं चौथे गुण स्थान में, तो सभी अपर्याप्त पर्याप्त के भेद में पाया जा सकता है। ठीक है, तिर्यंच में भी शायोपशमिक हो ही सकता है। तो बस आंसर बस यही निकलेगा, मतलब मोटे मोटे रूप से आंसर इतना ही निकलेगा। और अगर कुल तो कुल में हम बोल देंगे 1 से 4 है, उसके बाद यहाँ पर 1 से 5 है। अब इसमें अपर्याप्त में 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। पर्याप्त में 5 हो सकता है, मतलब 5वां गुण स्थान क्या रहता है, कोई भी श्रावक अगर बनता है तो अपर्याप्त ये यहाँ पर 4 तक ही होते हैं, यहाँ पे 5, तो यहाँ का जो कुल है वो 1 से 5 हो जाएगा। अब मनुष्य गति में 1 से 14 तक होता है, तो इसमें अभी आप यहीं तक रहने दो, आगे मतलब जो भी है 5 6 7 ये सब पर्याप्त ही अवस्था में ही हम देखेंगे, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में श्रेणी आरोहण वगैरह होता है, संयत बनता है, श्रावक बनता है, तो 5 से लेकर 14 सभी पर्याप्त में ही होते हैं। ठीक है। फिर देवगति है, देवगति में 4 ही गुण स्थान होते हैं, तो कुल 1 से 4 ही होगा। ये बस अनुप्रेक्षा के हिसाब से था, बाकी ये जो अपर्याप्त तो पर्याप्त वाली बात है ना, आप आगे के द्वार पढ़ोगे तो और आपको खुला हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आहारक अनाहारक, इसमें आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, आहारक द्वार और अनाहारक अवस्था। दीदी स्क्रीनशॉट लेना था इसका। आहारक द्वार जो थर्ड द्वार है, इसमें जो आहारक की बात की गई है, ये आहारक शरीर नहीं है। इसमें क्या बताया है, आहारक और अनाहारक मतलब जीव की अवस्था। आहारक यहाँ पर समझना आहार की अपेक्षा, है ना। आहारक जो है वो जीव की अपेक्षा, मतलब जीव आहार को ग्रहण कर रहा है या फिर ग्रहण नहीं कर रहा। तो आहार किसका बताया है, तो आहार मतलब औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है जब जीव,
तब वो जीव आहारक कहलाता है। अगर आपको ध्यान में हो तो ये आहारक और अनाहारक वाला पॉइंट हमने फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स में भी पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। जब हमने आहार वर्गना की बात करी थी। वर्गना आहार वर्गना, उस उसमें समय हमने कहा था कि आहार वर्गना में हम तीनों को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जीव आहारक कब कहलाता है, जब वो इन उद्गलों को ग्रहण कर रहा होता है। इन तीनों को एक साथ ग्रहण नहीं करता, इन तीनों में से किसी एक को ग्रहण कर रहा होता है, तब जीव आहारक कहलाता है। ठीक है, तो पुद्गलों का आहार करने वाला आहारक, और जब इन तीनों पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर रहा है तब वो जीव क्या कहलाएगा, अनाहारक। अनाहारक मतलब आहार नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब इन तीनों को ग्रहण नहीं करता वो अवस्था कौन सी आती है, तो वो होती है विग्रह। विग्रह गति। क्योंकि जब जीव काल करता है, मतलब इस भाव में है, काल करने के समय तक वो इस भाव के औदारिक वैक्रिय या जो भी उसका मतलब आहारक तो एंडिंग रहेगी नहीं, औदारिक या वैक्रिय है, तो उसमें औदारिक या वैक्रिय में से किसी ना किसी का आहार ग्रहण करता है अपने काल करने के समय तक, मतलब लाइफ के लास्ट समय तक। और उसके बाद वो यहाँ पर नेक्स्ट भाव के फर्स्ट समय में, मतलब फर्स्ट समय स्टार्ट हुआ उसी समय से वो आहार ग्रहण करना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बीच की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में वो आहार ग्रहण नहीं कर रहा होता है। औदारिक वैक्रिय आहारक कुछ का भी मतलब तीनों का ही ग्रहण नहीं कर रहा होता है। तो ऐसी जो अवस्था होती है विग्रह गति वगैरह की, यहाँ पर विग्रह गति जो है एक भाव से दूसरे भाव जाने को कहा है, मतलब टर्न्स वाली गति हो या रिजु गति हो, ये कुछ भी बात नहीं कही गई है। बेसिकली बस इतना समझना, एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है, उसको हमने बाटे बहता जिसको पहले बोलते थे, उसको विग्रह गति हम डिफाइन कर रहे हैं। विग्रह गति में जब रहता है जीव, उस समय पे वो अनाहारक रहता है। इसके अलावा एक और ऐसी मतलब सिचुएशन उसकी आती है जब वो इन तीनों के पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर रहा होता है, जो होती है केवली समुद्घात की। केवली समुद्घात के समय पर क्या होता है, मतलब जो टोटल 7 समय का होता है केवली समुद्घात, उसमें बीच के 3 समय ऐसे होते हैं जो 7 समय का होता है ना, 9 समय का होता है, 8 समय का। दीदी 8 8 समय का होता है। 8 समय 8 सब हाँ 8 समय का होता है, जिसके केवली इसके कार्बन शरीर का योग के। एक बार मैं कंफर्म करके देखती हूँ ना। तीसरे तीसरा चौथे और समय, पांचवें तीसरा समय में चौथा आहार नहीं पांचवा। ग्रहण करता। तीसरा तीसरा चौथा पांचवा, चौथा ये 3 पांचवा। समय पांचवा ऐसे समय। होते हैं, ये 3 समय ऐसे होते हैं जब ओनली एंड ओनली कार्बन का योग एक्टिव रहता है। कार्बन का योग, ओनली कार्बन का योग एक्टिव रहता है, मतलब क्या बोला कि कार्बन का योग तो हमेशा ही एक्टिव रहता है, लेकिन प्रायोरिटी से और केवल कार्बन का योग एक्टिव रहता है, जहां पर ना औदारिक का योग होता है, ना औदारिक मिश्र होता है, ना वैक्री का योग, ना वैक्री मिश्र का योग, ना हारक ना हारक मिश्र, कोई भी का योग एक्टिव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का योग एक्टिव होता है। तो जब कार्बन का योग एक्टिव हो रहा है, सिर्फ कार्बन का योग एक्टिव हो रहा है, उस समय पर ये तीनों का आहार नहीं लिया जाता है। इस वजह से ये जो 3 समय होते हैं, इस समय पर भी जीव अनाहारक कहलाता है। ठीक है, अब ये जो विग्रह गति है, अब विग्रह गति में क्या होगा, विग्रह गति में हमने देखा था मैक्सिमम एक दीदी समय एक बार 2 ये समय, तीन समय वाला वापस बताइए ना। ये 3 समय जो होते हैं केवली समुद्घात जब जीव करता है, कौन करता है, केवली भगवान। केवली भगवान मतलब 13th गुण स्थान में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब जीव क्या करता है, केवली समुद्घात करता है, कोई विशेष रीजन से, कि अगर उसके कर्म इससे ज्यादा बचे हुए रहते हैं, आयुष्य कर्म से ज्यादा, तो उनकी मतलब स्थिति वगैरह वो कर्मों को झड़ाने के हिसाब से वो केवली समुद्घात करता है। उस एक बार प्लीज म्यूट कीजिए ना, जिनके डाउट नहीं है, बैकग्राउंड से बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, तो ये 3, 4, 5 जो समय है,
मतलब टोटल 8 समय का जब वो रहता है तो औदारिक का आयोग होता है, फिर औदारिक मिश्र का आयोग होता है, ऐसे करके। फिर उसके बाद थर्ड समय पर कार्बन का आयोग होता है, फोर्थ समय पर कार्बन का आयोग होता है, फिफ्थ समय पर कार्बन का आयोग होता है, फिर सिक्स्थ और सेवंथ पर औदारिक मिश्र होता है और एट्थ पर औदारिक का आयोग होता है। अच्छा, ऐसे ये करके तीनों तीनों समय में कार्बन का योग रहेगा। ओनली ओनली कार्बन का आयोग एक्टिव रहता है। तो इस समय अच्छा। मतलब औदारिक का आयोग है तब भी औदारिक हाँ। के पुद्गल ग्रहण करता है, औदारिक हम्म, मिश्र में भी औदारिक के पुद्गल ग्रहण करता है। इधर हम्म, पे औदारिक मिश्र में औदारिक के पुद्गल ग्रहण करता है, औदारिक में भी औदारिक का आयोग के समय पर भी औदारिक के पुद्गल ग्रहण करता है। पर जब कार्बन का आयोग के ओनली कार्बन का आयोग वाले ये 3 समय आते हैं, थर्ड फोर्थ हम्म, फिफ्थ, उस हम्म, समय पर जीव क्या करता है, ये औदारिक के पुद्गल को ग्रहण नहीं कर रहा होता है। इसीलिए ये अवस्था उसकी अनाहरक अवस्था कहलाई है। ठीक ठीक है, तो ठीक ये है। 3 समय की, एक तो होती है विग्रह गति, दूसरी होती हाँ, है केवली समुद्घात के, तीसरे चौथे पांचवे समय। इस समय पर जीव अनाहरक कहलाता है। अब विग्रह गति में भी क्या होता है, यहाँ पे कोई जीव है और उसको अगर यहाँ पे उत्पन्न होना है तो वो इस इधर से डायरेक्टली अगले समय में उसकी जगह पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर कोई जीव ने काल करा और उसको अगले भव में यहाँ पर उत्पन्न होना है, तो वो ऋजु गति से, इसको बोलते हैं ऋजु गति, ऋजु गति से वो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो इधर पे वो लास्ट भव का जो भी औदारिक वैखरी के पुद्गल थे वो ग्रहण कर रहा था, और जस्ट नेक्स्ट समय में वो उत्पन्न हो गया, मतलब उसने अगले भव के जो भी औदारिक वैखरी के पुद्गल है वो ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। इस समय पे बीच में उसकी अनाहरक अवस्था नहीं रही। तो अनाहरक अवस्था कब आती है, तो वो आती है टर्न्स वाली गति में। टर्न्स वाली गति कहलाती है विग्रह गति। जैसे जीव यहाँ है, यहाँ से काल किया और उसको यहाँ उत्पन्न होना है, तो उसको यहाँ से कभी भी डायगोनल वो नहीं जाएगा, वो जाता है ऐसे और ऐसे। तो ये टर्न लेता है। यहाँ पर वो काल करा था, उस समय लास्ट भव के पुद्गल ग्रहण कर रहा था, यहाँ पर वो उत्पन्न हुआ तो वो लास्ट भव मतलब नेक्स्ट भव के पुद्गल ग्रहण करने लग जाएगा। पर इस समय पर वो क्या है, अनाहरक है। ना तो वो पूर्व के ग्रहण कर रहा है और ना ही बाद वाला को उसने अभी ग्रहण करना स्टार्ट किया है। ग्रहण कर मैंने लिया मतलब उत्पन्न हो गया, ऋजु गति में अनारक नहीं होगा, विग्रह गति में ही अनारक होगा। अनाहरक होगा। ठीक। ऋजु ठीक है, गति अब क्या ये होता तो है? हाँ, ऋजु गति क्या होता है? ऋजु गति स्ट्रेट, जिसमें टर्न्स नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर है कोई जीव और उसको यहाँ उत्पन्न होना है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे पूर्व भाव का ले रहा था, डायरेक्टली वो यहाँ पर बिना टर्न करे मतलब डायरेक्टली इधर जाके उत्पन्न हो गया। तो नेक्स्ट ऐसा, फर्स्ट ये जाने तो में उसको, समझ आया, पर ऐसा कैसे होता है? मतलब यूं ये नहीं समझ आ रहा। विग्रह गति सुना है वर्ड, ऋजु गति सुना भी नहीं है, और मतलब ऐसा कैसे होता है कि टर्न ले रहा है और स्ट्रेट जा रहा है? यूं समझना चाह रही। देखो कोई जीव अगर यहाँ पर इस समय पर काल करा, मान लो आप जिस दीदी स्थान प्लीज पर प्लीज बैठे, प्लीज दीदी एक बार फिर से बताएंगे क्या? हाँ मैं फिर से प्लीज। बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि कोई भी प्लीज सॉरी, गलती मेरी है, मैं 2 मिनट लेट हो गई, गलती मेरी है। वो दीदी केवली समुद्र का हाथ भी समझ नहीं आ रहा था। देखो क्या होता है, जब भी सॉरी। कोई जीव, जैसे सबसे पहले एक बार ऋजु गति ले लेते हैं ना, विग्रह गति ऋजु गति का क्लियर करते हैं, फिर हम केवली समुद्र घाट पे जाएंगे। ऋजु गति का अर्थ होता है बिना टर्न वाली गति। तो कोई जीव है, मान लो ये पूरा 3D रूम है। अब इस 3D रूम के मैंने ये एक पॉइंट ड्रॉ करा, ये ठीक है। अब इस पॉइंट पर कोई जीव है और इससे उसको मान लो इस जगह पर उत्पन्न होना है, ठीक है। चलो अच्छा, इसको लोक की अपेक्षा ही समझ लेते हैं ना। नहीं, ऐसे डायग्राम से समझ आया आपकी बात, पर मैं ये समझना चाह रही थी कि मतलब ऐसा, मतलब कौन से जीव ऐसे होते हैं जो ऋजु गति से उत्पन्न वो होते कोई हैं? कंफर्म नहीं है, कोई भी जीव कहीं भी मतलब किसी भी गति से हो जाता है। अगर उसको, वही मैं बात समझा रही हूँ कि यहाँ पर तिरछा लोक है, तिरछा लोक से अगर उसको देवलोक के जस्ट जस्ट सीध में ही उसको उत्पन्न होना है। जैसे आप बैठे हो इस स्थान पे, मान लो इस हाँ। स्थान से किसी ने काल करा। अब काल करने के बाद उसको उत्पन्न कहाँ होना है, जस्ट ऊपर। आप जहाँ बैठे हो आपके हेड के जस्ट ऊपर जाके उसको, थोड़ी दूर पे जाके उसको उत्पन्न होना है। भले ही वो किसी भी रूप में उत्पन्न होना है, हवा वायु का है, मान लो वायु का के जीव के रूप में उत्पन्न होना है आपके हेड के थोड़े ऊपर जाके। तो वो क्या करेगा, यहाँ से उसने काल करा थोड़े ऊपर जाके, खैर ये तो पूरा ऊर्ध्व लोक आ गया।
यहीं का यही था वो, यहीं से उसको थोड़ी दूर पे जाके उत्पन्न हो गया। उसको ज्यादा ट्रैवलिंग टर्न्स लेने ही नहीं पड़े ना, उसको उसी स्थान से ऊपर जाना था बस। सिर्फ ठीक है। वर्टिकली ऊपर गया वो, या फिर वर्टिकली डाउन गया, वर्टिकली आइट साइड कहीं भी गया, अच्छा, तो दीदी हॉरिजॉन्टली या सिद्ध वर्टिकली वो सिद्ध गया। भगवान ऋजु गति से ही जाते हैं। तो ये अब दीदी जैसे कोई, बीच की जो अवस्था है ये मैंने बाटे बाटे नहीं कहलाएगी क्या? एक बार प्लीज सुनिए ना, थोड़ा सा, थोड़ा पेशेंस रखिए मेरा। वो एक साथ ना आप लोग डाउट डाउट पूछ लेंगे, कॉन्सेप्ट एक बार मैं क्लियर कर दूं उसके बाद देखो ये हो गया रिजु गति से कि यहाँ पर है और यहाँ से डायरेक्टली वो ऊपर गया, यहाँ ऊपर गया, नीचे गया, इट साइड कहीं भी गया, पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल गया। अब क्या हुआ, ये जो जीव था इसको उत्पन्न यहाँ पर होना है। मान लो ये अभी फिफ्थ देवलोक की ही बात करें, ये फिफ्थ देवलोक में जस्ट ऊपर चले गया तो वो यही का यही गया। पर मान लो उसको यहाँ स्थावर नाल में जाना है, तो स्थावर नाल में इस पॉइंट पर उसको जाना है। अब वो यहाँ से डायगोनल तो जा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, पहले वो यहाँ तक आएगा, फिर वो यहाँ से टर्न लेगा, तो यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर वो काल करा था, उस समय के ग्रहण कर रहा था, मतलब उस समय का जो भी शरीर था वो पुद्गल ग्रहण कर रहा था। जब वो यहाँ उत्पन्न होगा तब जाके वो पुद्गल ग्रहण करेगा। पर जब वो फर्स्ट समय यहाँ पर था, सेकंड समय यहाँ पर आया, थर्ड समय यहाँ पर आया, ये जा नहीं रहा है, रास्ता नहीं है ये इसका। जैसे आप फुट स्टेप्स लेते हो, आपका पहला स्टेप आपने यहाँ से पैर उठाया, यहाँ पैर रखा, दूसरे समय पर पैर उठाया, यहाँ पैर रखा, तो पहले समय पे पैर यहाँ पे था, दूसरे समय पे पैर यहाँ था, तीसरे समय पे पैर यहाँ था। तो पहले समय पे पैर आपने रखा था, उस समय पर भी आप ग्रहण कर रहे थे। थर्ड समय पैर रखा आपने, तब भी आप ग्रहण कर रहे हो। सेकंड समय जब आपने पैर जमीन पर रखा, तब आप कोई भी मुद्गल ग्रहण नहीं कर रहे थे। तो ये आपकी अनाहरक अवस्था हो गई। अब मान लो ये तो हमने 2D समझ लिया, अब मान लेते हैं 3D कि जीव को यहाँ से यहाँ से यहाँ, प्लस यहाँ से इस बुक के भी अंदर, मतलब ये जो हमें बोर्ड दिख रहा है इस बोर्ड के भी अंदर जाना है। 3D समझ आया? या बोर्ड के भी ऊपर, मान लो ये यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर जीव का काल करने का समय है, और उसको उत्पन्न कहाँ होना है, ये पेन की टिप पर उत्पन्न होना है। कहाँ पर? इस पॉइंट से पेन की टिप तक उत्पन्न होना है। तो यहाँ पर उत्पन्न होने के लिए वो क्या करेगा, पहले तो वो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और फिर ये पेन को डाउन से लेकर पूरा ऊपर तक आएगा। मतलब फर्स्ट समय पे वो यहाँ था, सेकंड समय पे वो यहाँ है, थर्ड समय पर वो यहाँ है, और फोर्थ समय पर वो इस टिप पर आ गया, एंडिंग पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रहण कर रहा था, और उसके बाद कब ग्रहण करा, डायरेक्टली इस टिप पे आया जब ग्रहण करा। तो ये अवस्था और ये अवस्था उसकी अनाहरक रह गई, और फिर फोर्थ समय पर आके वो इस टिप पे उसने पुद्गल ग्रहण कर लिया। तो इसीलिए कहा है कि विग्रह गति में जो उत्पत्ति से पूर्व है, यहाँ काल करा और यहाँ आके उत्पन्न हुआ, उसके पूर्व एक समय या फिर एक और दो समय, इतने तक ही क्या कर सकता है, जीव अनाहरक रह सकता है। दीदी अभी इसमें क्लियर हुआ? बुक में 1 या 2 या 3 भी लिखा हुआ आया है। नहीं लिखा है, एक हाँ या दो दीदी, समय के लिए लिखा हाँ है। वो है किसी ने दीदी कई पेन बुक से में किसी ने पेन से लिखा है करेक्शन मेरे हुआ को। है। हमारे में भी 3 लिखा है। अभी इसी शोर मतलब किसी करके ने आया हुआ है 3 समय मैडम करके। मैडम 3 लिखा हुआ है, 3 पेन से लिखा हुआ है, पेन से पेन करेक्शन से किया हुआ है। ठीक है, पेन तो से एक बार करेक्ट है। को देखते हैं 3 का कैसा क्या है, क्योंकि अगर संशोधन कुछ किया है तो मेरे तक संशोधन पहुंचा नहीं है, तो पहले मैं समझूंगी कि वो किस रीजन से, फिर मैं आपको समझाने के भाव रखती हूँ। पहले का हमारा पड़ा हुआ एक या 2 या 3 ऐसे लिखा हुआ है। है, तो तीसरा समय में भी कोई नई बात होगी, संशोधन आया होगा, तो एक बार मैं वो समझ के फिर आपको बताने के भाव रखती हूँ। आप एक बार एक समय दो समय का रीजन तो समझ लीजिए, थर्ड समय का जो भी होगा वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आ गया समझ। दीदी जो जीव चलो। चौथे समय में उत्पन्न होता है उसमें तीसरा समय भी अनारक होगा ना? तीसरा समय ही, पहला समय तो काल की करने वाला समय है, नहीं, तो यहाँ उत्पत्ति पर ले रहा था वो। यहाँ पर ले रहा नहीं, पहला समय भी उन्होंने ये माना है अनारक, किसी किसी स्थिति में पहले समय में भी अनारक माना है, फिर दूसरे समय में तो अनारक होता ही है वो, फिर तीसरे समय जब 4 समय में उत्पन्न होता है, जब तीसरे समय में भी अनारक होता है।
तो उन्होंने एक बार एक भी लिखा है, तो एक मतलब एक में भी अनाहरक है लिखने का मतलब तो। एक का मतलब ये नहीं होता कि फर्स्ट समय ही होगा। फर्स्ट समय अगर आप काल करने वाला समय मानो तो उस समय काल करने वाले समय पर तो ग्रहण कर रहा था ना, जी और जी फिर जी। काल करके वो आगे बढ़ा है। तो ये लेकिन फर्स्ट वो समय विग्रह गति ऐसा का है, फर्स्ट समय ये मेरे है। हिसाब से तो ये था कि जो ऋजु गति में जाता है ना, तो उसको समय मानता ही नहीं, एक समय भी नहीं लगता, वो तो तुरंत हो जाता है ना, तो वो समय नहीं काउंट होता। चूरी का सुनाई नहीं देता इन लोगों को। ठीक हाँ है, ऋजु एक बार देखते हैं। हाँ, वो तो अगले समय में, वो तो बोलते कि उसी समय पहुंच जाता है ना तुरंत, तो वो समय काउंट ही नहीं होता। एक समय तो अगला जो लेगा दूसरे टर्न पे, जो पहला आप टर्न बोल पे रहे हैं होगा। ना, जो आप बोल रहे हैं उसमें विग्रह जी गति का समय काउंट नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं कि अनाहरक का कोई समय नहीं रहता, विग्रह गति का कोई समय नहीं रहता। विग्रह गति में एक समय माना जाता है, तब वो एक समय में अनाहरक होता है। उत्पत्ति के समय तो आहार लेता है ना दीदी। दीदी उत्पत्ति के समय तो वो आहार लेता है ना, लेके जाता है, और एक लास्ट समय में आहार लेगा, बीच के समय अनाहारक रहेगा ना वो। बीच नहीं, का जब वो समय तो चौथे अनाहरक समय में रहेगा। उत्पन्न हो रहा है, जब चौथे समय में उत्पन्न हो रहा होता है, तो तीसरे समय में भी अनारक होता है ना। अनाहारक ही रहेगा, हाँ, दूसरा और एक तीसरा बार आप पहला और चौथे चौथा समय को समय। घटित कैसे करना, देखो दो बातें होती है चौथे जय समय में जिनेंद्र। क्या रहती। एक बार सुनो, यहाँ पे है, यहाँ से वो यहाँ आया, अब आप पे डिपेंड करेगा आप इसको फर्स्ट समय बोल रहे हो या फिर यहाँ आने के बाद इसको फर्स्ट समय बोल रहे हो, वो डिफरेंस हो जाता है। अगर आप इसको फर्स्ट समय बोलोगे तो एक समय, दो समय, और फिर ये ऊपर नीचे जो भी 3D का अगला समय आया। 4D तो है नहीं ना, लोग 3D है, तो 3D से ज्यादा Yes, कहाँ उत्पन्न होगा वो, और एक्स्ट्रा टर्न्स सही। थोड़ी लेगा वो उत्पन्न होने के लिए। बात ऐसी हो जाती है जैसे कोई भी अगर कॉर्नर है, ये मान लो हमारा ये है एक रूम। अब इस रूम में इस पॉइंट से जीव को अगर यहाँ उत्पन्न होना है तो वो डायरेक्टली यहाँ जाएगा, यहाँ उत्पन्न होना है तो यहाँ और यहाँ जाएगा। पर अगर उसको यहाँ पर उत्पन्न होना है मान लो, तो पहले वो यहाँ जाएगा, फिर डायगोनल नहीं होता ना, कैसे रहता है इसमें, एक बार यहाँ जाएगा और फिर यहाँ, मतलब यहाँ जाएगा, ऐसा कुछ बात रहती है। ये सॉरी, ये वाले पॉइंट का मानेंगे ना फिर, कि इस पॉइंट पे अगर जाना है तो पहले वो यहाँ जाएगा, उसके ज्यादा ऊपर जाने की इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी, तो फिर वो राइट टर्न लिया। अब राइट टर्न लिया तो राइट टर्न जाने के बाद उसको यहाँ भी उत्पन्न नहीं होना है, अब उसको और आगे उत्पन्न होना है, तो वो यहाँ गया। ऐसी कोई बात मैडम नहीं एक थी, मिनट, मतलब मैडम जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैडम, एक बार कहते हैं ना कि प्राण निकलने से पहले उसकी गति फिक्स हो जाती है, वहीं जाता है वो, सीधा डायरेक्ट ही जाता है, बीच में कहाँ घूमता अभी है वो वो आदमी। पॉइंट तो चल ही नहीं रहा है, वो विषय नहीं है। एक बार वैसे भी ना मुझे समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर एक और दो हम लोगों का समझा हुआ है, अगर थर्ड भी आ रहा है तो वो क्या है, दीदी मुझे तो एक पर समय अच्छे भी से समझ जय के फिर आपको जिनेंद्र। बताने के भाव रखते। दीदी एक अभी हम समय जय भी सब समझ अपने जिनेंद्र। नहीं आ दिमाग रहा। लगाएंगे तो शायद सॉल्यूशन नहीं निकल पाए। जो अभी जो नई बुक बात आई है है, वो, जय उसमें कोई जिनेंद्र, स्पष्टीकरण विशेष दिया हुआ है क्या? नहीं दीदी, सिर्फ पेन से लिखा है या 3, एक या दो नहीं, या 3। हाँ, तो फिर मैं एक बार पूरा उसका स्पष्टीकरण अच्छे से समझ के, अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी बस इतना समझ लेते हैं कि विग्रह गति में एक और दो का समय आया है, तो एक और दो को समझ के रखते हैं, फिर तीन होगा तो और आगे देखेंगे। लेकिन उसमें यदि वो तीसरा टर्न भी ले रहा है तब क्या स्थिति होगी? ये बाद में करते हैं ना, उन्होंने बोला बाद है में ना। देखते हैं। अभी आहारक अनाहारक के गुणस्थान देख लेते हैं, टर्न्स बाद में देखेंगे, कौन कौन से समय की बात है वो बाद में देखेंगे। अभी बस इतना समझ लेना कि विग्रह गति में होता है और केवली समुद्घात में होता है। ठीक है, अभी जी जी। केवली समुद्घात किसी को समझना था ना, तो क्या होता है, केवली समुद्घात टोटल 8 समय का रहता है, जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती है। उसमें पहले समय में तो औदारिक का योग होता है, दूसरे समय में औदारिक मिश्र का योग होता है, तीसरे समय में कार्बन का योग एक्टिव होता है ओनली, मतलब वहां औदारिक औदारिक मिश्र कुछ भी नहीं होता। फोर्थ समय में भी कार्बन का योग होता है, फिफ्थ समय में भी कार्बन का योग होता है, सिक्स्थ और सेवंथ समय में औदारिक मिश्र का योग होता है, और एट्थ समय में औदारिक का योग होता है। ये 8 समय का केवली समुद्घात होता है। इसीलिए जब वो औदारिक और औदारिक मिश्र, ये है औदारिक वाले फर्स्ट एट्थ और सेकेंड और सिक्स्थ सेवंथ, ये औदारिक मिश्र वाले,
तो इनमें औदारिक वर्गना के मतलब औदारिक के पुद्गल ग्रहण करता है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जो 3 समय होते हैं, इन 3 समय में वो औदारिक के पुद्गल ग्रहण नहीं कर रहा होता। औदारिक मतलब औदारिक वैक्रिय आहारक किसी के भी नहीं कौन रहा होता है। वो उस चिल्ला समय रहा पर है? वो क्या रहता है, उस समय पर वो अनाहारक रहता है। एक बार प्लीज मेरी बात थोड़ा सा एंड हो जाने दीजिए, फिर आप अपने डाउट लेना। थोड़ा सा मेरे को सांस लेने के लिए थोड़ी टाइम दीजिए, ठीक है। तो अनाहारक अवस्था कब रहती है? फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, सॉरी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फिफ्थ समय में। केवली समुद्घात पूरा 8 समय का, उसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ समय में अनाहारक अवस्था होती है। बस इतना समझ के रखना। अभी अब हम आगे देख लेते हैं गुणस्थान। अभी किसी के डाउट है क्या? अनुश्री जी, ये केवली समुद्घात वापस से बता दीजिए, नहीं समझ में आया। केवली समुद्घात क्या होता है ये हमको अभी समझने का विषय है नहीं। अभी बस इतना समझो, केवली समुद्घात 8 समय का होता है। इन 8 समय में से फर्स्ट समय औदारिक शरीर का योग होता है, सेकंड समय औदारिक मिश्र शरीर का योग होता है। यहाँ पीछे देखें, 6th और 7th समय पर औदारिक मिश्र का योग होता है और 8th समय पर औदारिक शरीर का योग होता है। इन 5 समय में जीव औदारिक के पुद्गल को ग्रहण करता है, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ में औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्री वैक्री मिश्र, हारक आहारक मिश्र कुछ भी नहीं होता। उस समय पर कोई भी पुद्गल का ग्रहण नहीं किया जाता है। ओनली कार्बन का योग एक्टिव रहता है, वो जीव की अनाहारक अवस्था होती है। तो ये 3 समय में हम जीव के अनाहारक अवस्था कहेंगे। और वो अनाहारक अवस्था कब होती है? केवली समुद्घात कब होता है? 13th गुणस्थान में होता है। अभी हमारा केवली समुद्घात और विग्रह गति पढ़ने का टॉपिक का विषय मतलब है ही नहीं हमारा अभी सिलेबस में। बात सिर्फ इतनी है कि हमको ये देखना है कि अनाहारक अवस्था कौन से गुणस्थान में होती है। तो इसीलिए हम इसको अभी इतना डिटेल में नहीं देख के इतना समझ लो बस, अनाहारक कब होती है? विग्रह गति में होती है और केवली समुद्घात में होती है। ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पर अनाहारक अवस्था हो सकती है। तो विग्रह गति कौन कौन से गुणस्थान में होगी ये हम देख लेंगे, और ये केवली समुद्घात कौन से गुणस्थान में होता है वो हम देख लेंगे। वो गुणस्थान ही हमारे अनाहारक के गुणस्थान कहलाएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। दीदी एक क्वेश्चन था, जो हाँ आपने बताया कि लास्ट वाले जो 2 समय है, मतलब हाँ 6th एंड 7th, वो औदारिक मिश्र होता है। 2 समय हाँ। हम औदारिक मिश्र क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन क्या है? अभी केवली समुद्घात नहीं पढ़ रहे ना, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल देखेंगे, क्लास में डिस्कस करने का नहीं है ओके अभी। ओके। ठीक है ठीक है। अब हम देखते हैं आहारक। आहारक के गुणस्थान कौन से होंगे? जो मतलब आहारक के गुणस्थान क्या होगा बेसिकली, जिसमें जीव पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, औदारिक वैक्री और वो आहारक के गुणस्थान कहलाएंगे। तो हर समय हम बोलते हैं कि हर समय जीव क्या करता है, हमने जैसे देखा ना, जो अपर्याप्त और पर्याप्त के भेद हमने देखे, जितने भी श्रेणी वगैरह के गुणस्थान मतलब 5 से 14 जो भी गुणस्थान है वो तो कंपलसरी पर्याप्त के ही है, मतलब वो तो विग्रह गति के गुणस्थान होंगे ही नहीं। और उसके पहले क्या बचा? 1 और 4। तो 1 2 3 4 भी हमारे इसमें मिल रहे थे क्या? आहारक अवस्था में, मतलब पर्याप्त अवस्था में मिल रहे थे क्या? देखो, अपर्याप्त वाला भी आहारक होता है, नो डाउट। लेकिन मैं बस अभी आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जहां पे हमको आहारक की अवस्था मिल रही है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आहारक है जिन जिन गुण स्थानों में। अब उन गुण स्थान में विग्रह गति भी है कि नहीं है वो हम बाद में बात करेंगे, वो अनाहारक का विषय हो गया। अब देखो, ऐसे जनरली सोचना, आहारक मतलब जब जीव आहार के पुद्गल ग्रहण कर रहा है। पहला गुणस्थान में कोई जीव रहता है तो आहार के पुद्गल ग्रहण कर रहा होता है, यस और नो? करता है। करता है। दूसरा गुणस्थान है, दूसरे गुणस्थान में कर सकता है। हाँ। तीसरा गुणस्थान ओनली पर्याप्त का होता है, कंपलसरी कर सकता है। फोर्थ गुणस्थान में कोई जीव है, अब जैसे हम बोलते कृष्ण महाराज के श्रेणी राजा थे तो करते ही है। उसके बाद हमने बोला 5 से 14 तो वैसे भी कोई जीव श्रावक है, संयत है, श्रेणी चढ़ रहा है, उपशम श्रेणी है, शपक श्रेणी है, जितना भी है जो भी है, तब तक वो क्या करेगा? 5 से 14 में आहार का ग्रहण करेगा। पर बात इतनी आती है
कि जब 13 गुण स्थान होता है ना, 13 गुण स्थान के एंड में क्या होता है, 13 गुण स्थान के लास्ट तक, मतलब एक लास्ट एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में काया का निरोध की, मतलब सॉरी, योग का निरोध होता है। मन का निरोध होता है सबसे पहले, जो मन योग होता है वो उसका निरोध करता है, फिर वचन योग का निरोध करता है, फिर थोड़े टाइम बाद मतलब स्टेप बाय स्टेप वो काय योग का भी निरोध कर देता है। तो एक समय ऐसा आता है जब 13 गुण स्थान का लास्ट समय रहता है, उस समय काया का निरोध करके जब जीव 14 गुण स्थान में प्रवेश करता है, उस समय पर वो अनाहरक रहता है, मतलब कायोग ही नहीं होगा। कायोग का निरोध कर दिया, जब कायोग ही नहीं होता है तो फिर पुद्गलों का ग्रहण करना, परिणमन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 5 से 13 गुण स्थान तक आहारक अवस्था रहती है, 14वें गुण स्थान में अनाहारक अवस्था होती है, वहां पे पुद्गल का ग्रहण नहीं करता। मैडम एक मिनट आपको डिस्टर्ब करूं, एक सेकंड। हाँ मैडम बोलिए। ये जो आप कहते हैं ना, ये आरक 1 2 3, तो आरक अभी जैसे कोई मान लो काल करके जन्म लेता है ना, तो वो तो छोटा सा होता, तो वो उसमें गुण स्थान पुराने जन्म के चलते हैं कि पिछले जन्म के ही है? देखो पिछले जन्म के गुण स्थान चलेंगे कि नहीं चलेंगे ये उस जीव पे डिपेंड करेगा, नहीं, अभी क्योंकि जैसे अगर जीव, वो अभी जीव पैदा ही नहीं हुआ तो उसके गुण स्थान कहाँ से आए, ये कह रहा हूँ मैं। गुण स्थान पूर्व का रह सकता है, और देखो कैसे, वही मैं बता रही हूँ, जीव पे डिपेंड करेगा ना। जैसे शैणिक राजा थे, शैणिक राजा 4th गुण स्थान में थे, शायिक सम्यक्त तो हो गया काल करने के पहले, तो जी। उनके शायिक सम्यक्त्व हो गया, और शायिक सम्यक्त्व होने के बाद मतलब 4th गुण स्थान में थे वो, और शायिक सम्यक्त्व होने के बाद वो जब नरगति में गए तो वो 4th गुण स्थान में ही उत्पन्न हुए ना, अच्छा, शायिक सम्यक्त्व के गुण स्थान में ही उत्पन्न हुए। मतलब पिछले जन्म के गुण स्थान साथ में जाते हैं, कहना मतलब यही है? ऐसा कंपलसरी नहीं होता। अगर कोई जैसे मतलब कोई जो हम बोलते हैं द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी जीव है, श्रेणी का आरोहण कर रहा है, उपशम श्रेणी है, वहां से काल करा, मान लो 9th गुण स्थान से काल करा, अब 9th गुण स्थान से काल करा तो अगले भाव में कहा जाएगा, वैमानिक देव में, और वैमानिक देव सर्वार्थ सिद्ध विमान, एकांत मिथ्या एक सॉरी एकांत सम्यक दृष्टि है, एकांत सम्यक दृष्टि मतलब 4th गुण स्थान, तो वो 9th गुण स्थान से 4th गुण स्थान में गया। तो क्यों गया, क्योंकि अभी मनुष्य का भाव था तो वो 9th गुण स्थान में था, और और अगले भाव देवता का में 4 देवता होता बना है, तो 4th गुण देवता के स्थान में 4, चले गए। देवता के 4 होता है मैक्सिमम। हाँ, तो वो 4th में चले गया, तो 9th से 4 में गया, और शैणिक अच्छा। राजा की जो बात करी वो 4 से 4 में ही रहे, चाहे मनुष्य भाव हाँ। में थे चाहे नरक के भाव में थे। तो ऐसी अच्छा, बात हो जाती ये है भी तो कि यार गुण दो स्थान चेंज करना। मतलब गुण स्थान बढ़ाते रहना चाहिए हमेशा अपने को, ये मतलब कुल मिला के बात ये हुई। अल्टीमेट गोल तो यही है ना, मोक्ष ही है ना। हाँ मोक्ष हाँ, कैसे नहीं अब प्राप्त समझ, करेगा, समझ में आ गया गुण ना। स्थान के आरोहण से ही मोक्ष प्राप्त होगा ना। जी जी जी, थैंक यू मैम। ये अब हम योगी अयोग की प्रक्रिया 13 के लास्ट में स्टार्ट हो जाती है दीदी? किसकी? अयोगी का, काय निरोध का? अयोगी, अयोगी नहीं, काया इसका योग का निरोध स्टार्ट हो जाता है, और अयोगी नहीं बोलेंगे उसमें, क्योंकि अयोगी मतलब कोई भी योग एक्टिव नहीं है। पहले मन योग जाता है, फिर वचन योग जाता है, फिर ये आप ना अभी धीरे धीरे कोशिश ये है, क्योंकि आंटी ने ना अभी रिवीजन क्लास में अभी जो एक्सपर्ट क्लास जो क्या हुई थी पेपर सॉल्विंग, उसमें आंटी ने ये कहा था कि इस बुक के साथ साथ आपकी एक और बुक भी है, और वो बुक बहुत टाइम टेकिंग है। ऐसे भाव है कि उसके लिए हम बहुत सारा टाइम दे, ताकि आप बहुत आराम से एक बार तो उसको समझो, दूसरी बार उसको अच्छे से समझो, और तीसरी बार उसको याद करो, एटलीस्ट इतना टाइम हमारे पास रहे। तो हम एक बार इसको फटाफट निकाल लें, क्योंकि ये बहुत इजी बुक है। इसको आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो जो छोटे छोटे द्वार है उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। और फिर अभी आप क्या पूछ रहे थे, बात इधर को हो गई, क्या पूछा था आपने 13वें अभी? गुण स्थान के लास्ट में हाँ, चालू हो जाती है योग क्या ये निरोध, हाँ, प्रक्रिया? तो जो योग निरोध वाली जो बात आएगी ना, वो आपको उस वाली बुक में सत्ता, जब सत्ता विच्छेद एक एक एक, एक मतलब आप एक एक प्रकृति की सत्ता पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें पता चलेगा कि मन मतलब मन योग का इतने टाइम तक मन योग रहता है, और फिर मन योग जब जाता है तो इतनी प्रकृतियां रहती है। वचन योग जब जाता है तो जैसे सुस्वर दुस्वर है, तो वचन योग का जब निरोध हो जाता है तब सुस्वर दुस्वर का भी सत्ता विच्छेद हो जाता है। तो आप वो जो जैसे आपने यहाँ पे बंध उदय उदीर्णा सत्ता मूल कर्म में पढ़ा ना, वैसे ही आप एक एक उत्तर प्रकृति, तो इसीलिए आपको वहां पे सब डिटेल पता चल जाएगी।
13 गुण स्थान में तो ही वहां प्रोसेस एक होती है। कब ये बुक कब अवेलेबल होगी हम लोग को दीदी? जल्दी भेजेंगे नो तो मैं आइडिया, अभी मुझे इससे रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है, अभी हम आगे बढ़ते हैं ना। ठीक ठीक है, अब दीदी, चलिए अनाहरक के गुण स्थान कौन से हैं? तो अनाहरक के गुण स्थान है, पहला गुण स्थान जो अभव सिद्धिक जीव है। पहला गुण स्थान निकालना अभव सिद्धिक जीव की अपेक्षा बहुत इजी हो जाता है। पहले गुण स्थान में अनादिकाल से है और अनंत काल तक पहले गुण स्थान में ही रहेगा। इस बीच उसने कितनी ही बार काल कर दिया होगा, तो काल करके बीच में अगर उसके विग्रह गति भी थी तो अनाहरक अवस्था में उसको फर्स्ट गुण स्थान मिला था, मतलब फर्स्ट गुण स्थान ही था उसका। अब सेकंड गुण स्थान, तो सेकंड गुण स्थान भी क्या होता है, हम बोलते हैं ना जैसे द्वितीयोपम सम्यक्त्वी है, द्वितीयोपम सम्यक्त्वी था, और नहीं सॉरी द्वितीयोपम की बात नहीं करते एक बार को, द्वितीयोपम से डायरेक्ट काल करके जा सकता है। अपन ऐसी बात करते हैं कि कोई भी है प्रथमोपम है या द्वितीयोपम है, उससे वो किस में गया, सासादन में गया। सासादन में था और यहाँ पर भी उसका मनुष्य भव था और यहाँ भी उसका मनुष्य भव था, और मतलब ये फर्स्ट भव, मनुष्य की भी बात मत करो एक बार, ये फर्स्ट भव था, ये भी फर्स्ट भव है। और फिर सासादन का जो काल है उस पूरे काल में सासादन चल ही रहा है। अब इतने काल तक तो उसका पूर्व का भव रहा और सासादन के बीच में ही काल कर सकते हैं, तो इसीलिए इस भव में ये फर्स्ट भव था। सासादन का ड्यूरेशन चल ही रहा है, काल कर गया, नेक्स्ट भव में आ गया, नेक्स्ट भव में आया सासादन, सासादन के बाद वो मिथ्या दृष्टि बन गया। ठीक है, तो ये सासादन का काल था। इस सासादन के काल में ही इस बीच में जैसे फर्स्ट भव से जैसे वो काल करा सेकंड भव में उत्पन्न हुआ, उस बीच बाटे बहता मतलब विग्रह गति में सेकंड गुण स्थान है, इसीलिए अनाहरक अवस्था सेकंड गुण स्थान में हो सकती है। देखो जो सेकंड सासादन गुण स्थान है उसमें जीव काल भी कर सकता है और आयुष्य का बंध भी कर सकता है, दोनों बातें होती है। ठीक है, थर्ड गुण स्थान के लिए ही हमारे पास मनाही है कि थर्ड गुण स्थान में ना तो जीव आयुष्य का बंध करता है और ना ही काल करता है, पर सासादन के लिए ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सासादन में रहते हुए जीव काल कर गया तो बाटे बहता में भी सासादन था, अगले भव में जाके उसको सासादन मिला, और ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं 3 विकलेंद्रिय और 5 समुच्चय पंचेंद्रिय तिर्यंच की, उसमें जब हम देखते हैं तब बात करते हैं ना कि पर्याप्त अवस्था में, इसीलिए कि वो पूर्व भव का सासादन लेके आया है, पूर्व भव का सासादन मतलब सम्यक तो था और शरीर दीदी पर्याप्ति से। हाँ इसमें अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा ना सासादन में? हाँ, वही मैं बात बोल रही थी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना आप लोग प्लीज। बात वही बोल रही थी मैं कि सासादन अवस्था में ही था, पूर्व भव का सासादन अवस्था में मतलब पूर्व भव का सासादन सम्यक्त्व लेकर आया और से पूर्व उसका सासादन सम्यक्त्व चला गया और वो नहीं मिथ्या आ दृष्टि रही। बन गया। कोई कुछ पूछ रहे क्या? अगर नहीं पूछ रहे तो प्लीज म्यूट रखिए। साधन सम्यक्त्व जो है वो अपर्याप्त अवस्था का है, तो अपर्याप्त अवस्था जो बताई है वो अपर्याप्त अवस्था में सासादन आया, मतलब कैसे आया, पूर्व भाव का लेके आया था। अगर पूर्व भाव का लेके आया तो विग्रह गति में भी सासादन की अवस्था थी, मतलब अनाहरक अवस्था में सेकंड गुण स्थान हो सकता है। अब थर्ड गुण स्थान की बात करें तो थर्ड के लिए तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है कि थर्ड गुण स्थान पिछले भव का था, विग्रह गति में थर्ड रहा और अगले भव में थर्ड से उत्पन्न हो, इसीलिए अनाहरक अवस्था थर्ड गुण स्थान में नहीं होगी। अब आते हैं फोर्थ गुण स्थान में। तो फोर्थ गुण स्थान में जैसे हमने शायिक सम्यक्त्वी जीव अभी श्रेणिक राजा के लिए बोला थे, अविरत सम्यक दृष्टि अवस्था में थे वो, और अविरत सम्यक दृष्टि से अब वो वापस जब नरगति में गए तो भी शायिक सम्यक नहीं, तो अविरत सम्यक दृष्टि में जब वो उत्पन्न हुए तो मतलब सॉरी नरगति में जब वो उत्पन्न हुए तो उस समय पर भी उनका फोर्थ गुण स्थान ही था, मतलब बीच में इस भाव का फोर्थ गुण स्थान है, अगले भाव में भी फोर्थ गुण स्थान है, बीच में चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब बाटे बहता विग्रह गति में भी फोर्थ गुण स्थान था, तो अनाहरक अवस्था में फोर्थ गुण स्थान ले सकते हैं। नेक्स्ट दीदी बात छाइक आती में, है दीदी छाइक में और छायोपशमिक और ये सब रहे तो छाइक तो अगले भाव में जाता है। हो सकता है क्षयोपशमिक में भी हो सकता है, पर क्षयोपशमिक में नरक गति में नहीं मान सकते। ठीक है, नरक गति में नहीं बोलेंगे, और अगर नरक गति में किसी जीव को जाना होता है और अगर वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व वाला है तो वो नरक गति के अनुसार, मतलब नरक गति का बंध वो भी आप आगे पढ़ोगे ना जब बंध उदीर्णा सत्ता, तो आप देखोगे कि जो नरक गति होती है, नरक आयु होती है, इसका बंध सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट गुण स्थान में ही करता है,
तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में अगर किसी ने नरक गति का बंद किया है, अगले भाव में उसको नरक गति में जाना है, तो फिर वो नरक गति, अगर वो शायोग शमिक वाला है तो शाही के लिए डिफरेंट केस है। ठीक है, तो अभी बस दीदी पहला इतना। गुणस्थान क्या बता, दीदी पहला उसे का थोड़ा एक बार बताइए ना, मिथ्यात्व वाला पहला गुणस्थान। क्या समझना है? पहला अनाहरक समझना है क्या? हाँ 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 दीदी। अनाहरक पहला समझना बहुत इजी है, अभव सिद्धिक की अपेक्षा समझ लो। अभव सिद्धिक पूर्व भाव में भी फर्स्ट में था, आने वाले भाव में भी फर्स्ट में ही है, तो ठीक है। गुणस्थान तो छोड़ नहीं सकता ना, वो कौन से गुणस्थान में जाएगा अगर फर्स्ट में नहीं जाएगा तो? उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो विग्रह गति में भी उसका पहला ही गुणस्थान होता है, तो वो अनाहरक अवस्था ही होती है। अच्छा, ये थर्ड में क्यों नहीं होता, एक बार रिपीट करिए ना वापस प्लीज। थर्ड में इसलिए नहीं होता क्योंकि थर्ड में कोई भी जीव काल नहीं कर सकता। अब थर्ड, ये जो अनाहरक विग्रह गति की हम बात कर रहे हैं, विग्रह गति ऐसा समझ के रखना बस, मतलब जब आप उपयोग लगाओ तो यही सोचना, क्योंकि रटना नहीं है हमको। एग्जाम में भी पूछे अनाहरक के कौन कौन से गुण स्थान है, तो आप खुद से निकालना आ जाए। फर्स्ट गुण स्थान से पूर्व में था, अगले में भी सेकंड आ सकता है क्या, नेक्स्ट भाव में भी फर्स्ट में ही? तो हाँ, आ सकता है, तो विग्रह गति में भी वो फर्स्ट में ही था। सेकंड गुण स्थान, पूर्व भाव में सेकंड गुण स्थान था, पूर्व भाव में सेकंड गुण स्थान में था, सेकंड गुण स्थान का काल एंड हुआ, उसके पहले ही काल कर गया, तो काल करा, उसके बाद ये जो विग्रह गति का काल है वो भी सेकंड गुण स्थान का ही रहा, सासदन सम्यक्त्वी ही रहा, फिर बाद में जाके सासदन सम्यक्त्वी का काल एंड हुआ और फिर वो आगे अपना भाव कंटिन्यू करा। तो विग्रह गति में सासदन सम्यक्त हो सकता है, पर थर्ड गुण स्थान की जब हम बात करते हैं, थर्ड गुण स्थान में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि थर्ड गुण स्थान में रहते हुए जीव काल कर जाए या फिर उसका भाव चेंज हो जाए। मतलब या क्या, वही बात है कि काल नहीं कर सकता मतलब उसका भव चेंज नहीं होगा, और अगर भव चेंज नहीं हुआ है, काल नहीं करा, तो विग्रह गति की बात ही नहीं आ सकती थर्ड गुण स्थान में। विग्रह गति नहीं है मतलब अनाहरक अवस्था नहीं है। ठीक है, ओके दीदी इसका मतलब अनाहरक बोले तो विग्रह गति से ही लेना है क्या पूरा? अनाहरक मोटा मोटा विग्रह गति से ही लेना, केवली समुद्घात सिर्फ 13 गुण स्थान में आता है। अनाहरक ओनली विग्रह गति होगा ऐसी बात नहीं है, पर विग्रह गति में अनाहरक है ऐसी बात है। मैंने मैडम अभी ये बताया था ना इससे पहले हाँ कि इसीलिए, अनाहरक, हाँ बराबर, जब भी मैडम क्लियर ये हुआ मुझे। मैडम ये अनारक रहेगा तो ये मर नहीं जाएगा वापस? कितनी देर तक अनारक रहता है ये? अरे भाई वो कितने मरा हुआ चीज है। नहीं, कितनी देर तक वो अनारक रह सकता है? कितनी देर तक रह सकता है? वो कितने देर तक रह सकता है? 2 समय, और आप बोल रहे हो 3 समय बुक में आया हाँ है। भैया ये ना 1-2 समय 3 समय तक है बस उसमें मैक्सिमम। समय बहुत सूक्ष्म है अच्छा तो ना? इसके लिए इसलिए इतना पढ़ना पड़ता है? पढ़ना तो बहुत पड़ेगा अभी। 1 2 4 हो गया, अब फिफ्थ गुण स्थान की बात करते हैं ना। फिफ्थ गुण स्थान क्या है? श्रावक का गुण स्थान है। अगर श्रावक के गुण स्थान में, जैसे आप और हम अभी फिफ्थ गुण स्थान में है, तो फिफ्थ गुण स्थान से जब हम काल करेंगे, फिफ्थ गुण स्थान में रहते हुए जब हम काल करेंगे, श्रावक की गति नियमा देव गति होती है। फिफ्थ गुण स्थान में रहते हुए कोई जीव काल करता है तो वो मतलब वैमानिक देव में जाता है, और वैमानिक देव में जाएगा तो वो फोर्थ गुण स्थान में गया, तो फोर्थ गुण स्थान मतलब काल करा तो उसका गुण स्थान क्या हो गया? चेंज हो गया। तो बाटे बहता में मतलब यहाँ का फिफ्थ गुण स्थान यहीं पे ही उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो ये फिफ्थ गुण स्थान में था, फिफ्थ गुण स्थान का ये ड्यूरेशन है, और काल कर गया, तो फिफ्थ गुण स्थान उसका इसके काल करने के समय तक फिफ्थ गुण स्थान रहेगा, अगले समय पे वो फोर्थ गुण स्थान में चला जाएगा, और उसके बाद फिर बाटे बहता का काल कंप्लीट करके अगले भाव में उत्पन्न होगा, देवता में, वैमानिक देवता में, सम्यक दृष्टि वगैरह वगैरह, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो फोर्थ जो भी गुण स्थान रहेगा। ठीक है, पांचवे में रहते हुए कोई जीव काल नहीं कर सकता, मतलब काल नहीं कर सकता, पांचवे में रहते हुए काल कर सकता है, लेकिन अगले भाव में अगर वो जा रहा है तो वो पांचवे गुण स्थान में नहीं कहलाएगा, वो बाटे बहता में फोर्थ में चला जाता है। ठीक है, इसीलिए पांचवा गुण स्थान हम विग्रह गति में नहीं मान सकते। इसी प्रकार साधु का गुण स्थान होता है, साधु की नियमा देवगति होती है, तो साधु भी अपना 6th 7th जो भी गुण स्थान होता है वो यहीं पर छोड़ के, जैसे ही वो यहाँ का काल पूरा हुआ और वो फोर्थ गुण स्थान में चला जाता है विग्रह गति में। तो जो हम दीदी पांचवें गुण स्थान वाला वापस पांचवें गुण स्थान में मैंने मनुष्य, अच्छा पहले उसको श्रावक पढ़ा तो उसको बाद में ही आएगा।
हाँ, श्रावकपना तो बाद में आएगा ना, उत्पन्न होने के समय से 9 वर्ष तो चाहिए मनुष्य को हाँ श्रावकपना के लिए। नहीं, ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, ये तो वैसे भी काल करने की मतलब एंडिंग, लाइफ के एंडिंग की बात हो रही है कि लाइफ के एंड में 5वें गुण स्थान से उत्पन्न नहीं हो सकता, पर 5वें गुण स्थान में रहते हुए काल तो कर ही सकता है श्रावकपने में। पर काल करेगा तो वो गुण स्थान उसका यही का यही छूट जाएगा, बाटे बहता में जय 5वां नहीं कहलाएगा। जिनेन्द्र दीदी, हाँ, काल करने के बाद में आने वाली गति में विग्रह गति का माना जाता है क्या? आने वाली गति में क्या? मतलब जिस गति में जीव जा रहा है काल करके, हाँ जैसे आपने बताया कि श्रावक है वो काल करके देव गति में जाता है हाँ ना, तो उस वो जिस गति में जा रहा है वो देव गति हो गई। हाँ तो जो बाटे बहता या विग्रह गति है उसमें देव हाँ गति की अपेक्षा से देखना होगा। हाँ, वैसे देवगति की अपेक्षा मतलब वैसे गति की अपेक्षा देखो, देवता में भी जा रहे हैं तो वहां मिथ्या दृष्टि तो हो ही सकता था, लेकिन अगर वो देवगति में जा रहा है मनुष्य भाव से, तो उसने हो सकता है ना कि उसने सम्यक्त्व के रहते हुए, मतलब देखो मिथ्या दृष्टि जीव भी मान सकता है देवगति का, पर वो यहाँ पर सम्यक्त्व में काल करा उसने, 5th गुण स्थान में काल करा मतलब सम्यक्त्व में काल करा है। तो जिस गुण स्थान में आयुष्य, मतलब जिस गुण स्थान तो नहीं, जिस अवस्था में आयुष्य का बंध किया, यहाँ पर आयुष्य का बंध रहेगा, काल करते समय आयुष्य का बंध, सॉरी, काल करते समय रहेगा। और अगले भाव में मतलब ऐसा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि वैसे समझ सकते हैं कि अगले भाव में अगर वो दे, क्योंकि सिर्फ गति की अपेक्षा से नहीं समझना, दृष्टि की अपेक्षा से समझना तो ज्यादा सही होगा। ओके क्लियर हुआ? ओके ओके दीदी। मतलब सिर्फ गति की अपेक्षा अगर हम समझेंगे ना कि यहाँ से अगर वो वैमानिक में जा रहे हैं, तो वैमानिक में तो मिथ्या दृष्टि भी हो ही सकता है ना, सिर्फ अनुत्तर विमान वाले होते हैं सर्वार्थ सिद्ध वाले, एकांत सम्यक दृष्टि। सर्वार्थ सिद्ध जी क्या मतलब पांचों ही अनुत्तर विमान वाले, पर उसके अलावा जी बाकी सब में तो पाई शायद अभी अच्छे से कहने क्लियर का नहीं ये मतलब है, कहने का ये मतलब है आगे कि बढ़े क्या? अगर जिस गुण स्थान से काल किया है, लेकिन विग्रह गति में वही गुण स्थान होगा जो आगे वाली, मतलब आने वाला है गुण स्थान, हाँ अपन जिस मतलब जगह जा, इस भाव का तो नहीं रहेगा अगर वो 5वें से इस ऊपर भाव है का तो। नहीं है। पर मान हाँ, लीजिए अगर मिथ्यात्व में जाने वाले हैं तो फिर वो विग्रह गति में पहला गुण स्थान हो जाएगा। पहला गुण स्थान संभावना तो वही है, पहला गुण ठीक। स्थान में ही रहेगा, क्योंकि फिर वो बीच में उसका गुण स्थान स्विच करना मतलब एक विशेष पुरुषार्थ होता है ना गुण स्थान बढ़ने के लिए भी। जी दीदी, ठीक दीदी, ओके। चलो, वैसे तो जो अवस्था अगर साथ में लेकर नहीं जा रहा है, जैसे 5वां गुण स्थान की अवस्था क्या होती है, विरत वीरता विरत अवस्था है, तो वीरता विरत साथ में लेके नहीं जा रहा है, पर सम्यक दृष्टि अवस्था साथ में लेके जा सकता है, तो हो सकता है कि वो 4th गुण स्थान में चला जाए। ऐसे दीदी मतलब जो वीरता विरत में हम लोग व्रत प्रत्याख्यान करते हैं तो वो तो साथ में जाता ही है ना क्या? दीदी। वीरता विरत में अगर जो हम लोग व्रत प्रत्याख्यान करते हैं तो वो तो साथ में जाता ही है ना, अगर हम लोग कोई लास्ट में जो अगर कोई व्रत प्रत्याख्यान नहीं किया है तो। जाता, ये भविक पर भविक के टुकड़े में चलता है, ज्ञान और दर्शन ये भविक पर भविक है, लेकिन चारित्र ये भविक पर मतलब ओनली ये भविक है, पर भविक हाँ और तदुभय भविक नहीं होता। हाँ दीदी चारित्र व्रत और प्रत्याख्यान चारित्राचरित्र सिर्फ इसी जावत भाव में, ज्या तक रहता है ना। हाँ इसी भाव का रहता है प्रत्याख्यान, हाँ, और इस भाव को जावत एंड होने ज्या के बाद हम वीरता विरत के गुण स्थान को छोड़ देते हैं, और भले ही हमारी मतलब वही मैं बता रही हूँ कि जो अवस्था ले जाने मतलब लेकर जाने योग्य है तो हम ले जा सकते हैं। जैसे ये सात साधन की अवस्था, सात साधन सम्यक्त्व की अवस्था ले जाने योग्य है, शायिक सम्यक्त्व की अवस्था ले जाने योग्य है, शायोपशमिक सम्यक्त्व की अवस्था ले जाने योग्य है, पर हमारा वीरता विरत अवस्था ले जाने योग्य नहीं होगी ना, यहाँ का व्रत पचखान यहीं पे छोड़ के जाने पड़ेंगे, तो इसलिए वीरता विरत की अवस्था नहीं ले जा सकते, शायोपशमिक की अवस्था ले जाएंगे। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, वही बात है, शायोपशमिक सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है, दर्शन है, दर्शन की अवस्था है, दर्शन ले जाया जा सकता है, चारित्र नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, और अनुप्रेक्षा करना तो और बातें निकल सकती है। जय जिनेन्द्र दीदी, जो जीव संतारा पचका है और उसने काल कर दिया तो फिर वो उसका गुणस्थान कैसे मतलब अपन देख सकते हैं? आप व्रत गुणस्थान छूट जाएगा, व्रत गुणस्थान तो पचखान छूट छूट जाएगा, जाएगा। लेकिन जो भाव रहते हैं जीव के
काल करके फिर उसी ज्ञान और दर्शन है तो साथ में जाएगा, चारित्र है तो साथ में नहीं जाएगा। बात इतनी, अच्छा चारित्र अच्छा। हो या चारित्र हो। बट जो अब आप भाव रहते हैं देखना, जीव के जो आप भाव, जीव के जो भाव रहते हैं उसके हिसाब से तो अगली भव और गति तय रहती है, भले कुछ भी हो। तो जैसे वो लेशिया रहती है, भाव, जैसे भाव रहते हैं। जो भाव और लेशिया की बात कर रहे हो, अब आप खुद से पूछना कि मैं ज्ञान दर्शन की अपेक्षा बात कर रही हूँ या फिर व्रतों की अपेक्षा बात कर रही हूँ। अच्छा अगर ओके। आपको आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे और चिंतन करते हैं। ठीक है, अभी क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं इसको। डाउट तो क्लास में ही आता है ना, आप क्लास में ही आते अच्छी हो, बात अलग है, से क्लास अच्छी रखना। बात है, डाउट बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप बस डाउट अभी लिख के रखो, फिर आप ओके जितना खुद ओके। से पूछोगे, अनुप्रेक्षा करोगे ना, डाउट आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डाउट कभी भी एकांत में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। समूह में एक दूसरे की बात सुन के ना डाउट आते रहते हैं। तो अच्छी बराबर। बात है, आप डाउट को नोट करके रखो, अनुप्रेक्षा करो तो और निर्जरा होगी। शायद मैं दीदी अभी एक डाउट आपको के लिए आंसर देने क्लास की अलग कोशिश रखना, नहीं नहीं हूँ। तो डाउट्स के लिए क्लास अलग रखना आप। जैसा भी होगा एक बार कर लेते हैं, अभी एक द्वार भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया इसमें। चलो, फोर्थ के बाद फिफ्थ की बात हो गई, वैसे ही सिक्स्थ सेवन्थ वगैरह की बात होती है। और ऊपर के 5 से 13 तक के जो गुणस्थान है वो सभी आहारक में बताए, तो 5 से 13 तक कोई भी अनाहारक में हम नहीं लेंगे। अब बात आती है कि 5 से 13 तक में कोई भी अनाहारक में नहीं लेंगे, बट जो 13th गुणस्थान होता है, 13th गुणस्थान में हमने क्या बोला, इसमें होता है केवली समुद्घात। तो ये जो केवली समुद्घात है, ये केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे और पांचवें समय में जीव क्या करता है, अनाहारक रहता है। भले ही वो विग्रह गति नहीं है, पर केवली समुद्घात करता है, उस समय पर वो अनाहारक रहता है, क्योंकि ओनली कार्बन का योग एक्टिव होता है। तो इसीलिए हम 13 गुणस्थान को अनाहारक गुणस्थान लेंगे, मतलब इस गुणस्थान में जीव अनाहारक रहता है, रह सकता है, रहता है, ये कंपलसरी नहीं, क्योंकि हर केवली भगवान केवली समुद्घात करे ऐसा कंपलसरी नहीं होता। हाँ, अगर कोई जीव मान लो, मतलब मान लो क्या, कितने भी अनंत जीव ऐसे होंगे जो बिना केवली समुद्घात करे मोक्ष को प्राप्त करे, तो वो जीव 13 गुणस्थान के हर समय में आहार के पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं। औदारिक के, वैकरी वगैरह तो रहते ही नहीं है, औदारिक के पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो 13 गुणस्थान है उसमें अनाहारक की भजना बोल सकते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं कि हर 13 में जाने वाला जीव अनाहारक रहे, वो लाइफ लॉन्ग आहारक भी रह सकता है। और 14 गुणस्थान क्या है, 14 गुणस्थान में योग रहता ही नहीं है। जब काय योग ही नहीं होगा तो कौन, किसकी हेल्प से वो पुद्गलों को ग्रहण करेगा, आहार को ग्रहण करेगा। इसीलिए अयोगी गुणस्थान को भी अनाहारक कहा है। ये गुणस्थान, मतलब जब आप ये पढ़ोगे ना, तो आप इसको जैसे जैसे पढ़ोगे, ये पूरी बुक ऐसी है कि आप जितना अनुप्रेक्षा करोगे ना, और उतने में आपको और मजा भी आता जाएगा, क्लियर भी होती जाएंगी। 14 गुणस्थान जब आप देखोगे ना, 14 दीदी, गुणस्थान, हाँ, कार्बन शरीर कायोग को एक बार फिर से बताइएगा ना कि ये अनारक कैसे हुआ। कौन सा कार्बन शरीर कायोग? कार्बन शरीर का योग में किसी भी शरीर के, हमने आहारक की बात जब करी थी सबसे स्टार्टिंग में, तो आप लोग ना कोशिश करिए क्लास को बिल्कुल 1-2 मिनट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, काम थोड़ा सा आगे पीछे करके क्लास को टाइम से ज्वाइन करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सो जाती ना तो आगे रह जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आहारक जो वैकरी और आहार के पुद्गल को ही ग्रहण करना आहार कहलाता है। तो जब कार्बन का योग रहता है, तो कार्बन का योग में, कार्बन का योग वैसे हर समय, हमारा इस समय पर भी कार्बन का योग एक्टिव है, और केवली समुद्घात में के 3rd 4th 5th में भी कार्बन का योग एक्टिव रहता है, विग्रह गति में भी रहता है, सब जगह रहता है। पर प्रायोरिटी किसकी है अभी, अगर हम कहेंगे कि अभी हम कौन सा ग्रहण कर रहे हैं, तो कार्बन का योग तो एक्टिव है, लेकिन हमारा औदारिक का योग एक्टिव होने के कारण हम औदारिक के पुद्गल को भी ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए हम आहारक हैं। पर जब हम औदारिक के पुद्गल ग्रहण नहीं कर रहे होंगे, औदारिक वैकरी आहारक तीनों के नहीं करेंगे, तो हम अनाहारक कहलाएंगे। तो ये जो ये औदारिक वैकरी आहारक कोई भी पुद्गल ग्रहण करने वाला समय नहीं होता, यहाँ पर ओनली कार्बन का योग एक्टिव रहता है, तो इस वजह से वो अनाहारक अवस्था है। ठीक है, ये ना एक केवली है, समुद्रघात क्यों करते हैं? केवली समुद्घात का जब आप समुद्घात के बारे में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। दीदी ठीक है, अनारक में चौथा चौथा गुणस्थान वाला एक बार बताइए ना।
अनाहरक में चौथा गुणस्थान मतलब चौथा गुणस्थान बाटे बहता में पॉसिबल है, इसीलिए विग्रह गति में हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं शायिक सम्यक्त्वी जीव, जो यहाँ पर फोर्थ गुणस्थान में ही रहना है। जैसे हमने श्रेणिक राजा की बात करी, कृष्ण महाराज की बात करी, कृष्ण वासुदेव की, तो उसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पर वो शायिक सम्यक्त्वी थे और फोर्थ गुण स्थान में थे अविरत सम्यक दृष्टि। तो अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से जब वो नरक गति में गए तो नरक में भी मैक्सिमम 4 ही रहता है, और सम्यक दृष्टि का एक इकलौता गुण स्थान रहता है नरक में, फोर्थ वाला इकलौता, मतलब शायिक सम्यक्त्व के लिए। बाकी सात सदन की बात डिफरेंट हो गई। औपशमिक, शायिक और शायोपशमिक में से अगर देखें तो फोर्थ गुण स्थान ही है उनके, तो इसीलिए फोर्थ गुण स्थान में उनका रहता है। तो जब इस भव में फोर्थ था, अगले भव में फोर्थ है, तो बीच में बाटे बहता में विग्रह गति में भी 4 होना पॉसिबल है। आप एक बार फिर से जब पढ़ोगे ना, इसी बार में मैंने आपको कितनी बार में रिपीट कर दिया, आगे से मैं ये नहीं करने वाली हूँ। आप एक बार और देखो समझो, नहीं हो रहा तो आप रिकॉर्डिंग से बार बार समझना, नहीं हाँ, हो बस रहा है तो आप बस पूछ यही लो। यही कही है अनुप्रेक्षा जी, जिनको भी नहीं समझ है वो बार बार रिकॉर्डिंग सुनिए, बस आप बार बार रिकॉर्डिंग सुनिए, रिपीट क्योंकि मत टॉपिक कीजिए। है अनुप्रेक्षा का, एक बार में नहीं आएगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्लस मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए जो भी हाँ, बातें बोल रही बराबर हूँ। क्योंकि बराबर। मैं एक ही बात को 3-4 बार रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, नहीं समझ आ रहा है तो इस एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे नहीं हो रहा है तो बात अलग होती है, किताब पर में दीदी पूरा है नहीं ना समझना ये है। डिटेल, किताब में नहीं, ये आप डिटेल है रिकॉर्डिंग ना, नहीं तो सुनिए, प्रॉब्लम। टाइमिंग है ना, अगली क्लास की बहुत टाइमिंग है, तब तक आप 2-3 बार रिकॉर्डिंग सुनिए। ठीक है, हाँ तो हाँ आज का तो टाइम हो ही गया है वैसे एक बार के लिए। मैडम आप जो है ना इनके एग्जाम भी क्वेश्चन भी साथ साथ देते जाना हर चैप्टर के बाद में। आप लास्ट हाँ, में क्या हुआ मैं पिछली बार? मैं भाव रखती हूँ, एक बार क्वेश्चन से साथ साथ में बन जाएंगे ना हाँ, तो आपकी नहीं रिवीजन हो पिछली जाएगी। बार क्या लास्ट एग्जाम के दिन 1 ठीक घंटे ठीक पहले ठीक भी ठीक ठीक क्वेश्चन आए ठीक, थे। अभी आगे बढ़ जाते, एक बार और कंप्लीट हो जाएगा हमारा। द्वार फोर्थ हमने देख लिया था, द्वार फोर्थ हमने देखा था भव सिद्धिक का। वैसा कि वैसा भव सिद्धिक में क्या होता है, भव सिद्धिक होते हैं, अभव सिद्धिक होते हैं, और तीसरी अवस्था होती है नो भव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक, मतलब सिद्ध भगवान की अपेक्षा बात करते हैं। अब इसका जो अगला द्वार है ना वो शुक्ल पाक्षिक है। शुक्ल पाक्षिक और कृष्ण पाक्षिक जो जीव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं, भाव सिद्धिक होते कि अभव सिद्धिक होते कि नो भाव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक होते? बहुत सिद्धि। भाव सिद्धिक के ही 2 भेद है, क्योंकि नो भाव सिद्धिक नो अभव सिद्धिक तो ऑलरेडी गुण स्थान को क्रॉस कर चुके हैं, संसार काल एंड हो चुका है उनका, और जो अभव सिद्धिक है वो कभी संसार काल को एंड करते ही नहीं है। और जो हमारा शुक्ल पाक्षिक कृष्ण पाक्षिक है वो संसार काल एंड करने में कितना टाइम बचा है उस पर डिपेंड करता है। तो जिन भव सिद्धिक जीवों का अभी अर्धभुतगल परावर्तन या उससे कम शेष है तो शुक्ल पाक्षिक है, और अर्धभुतगल परावर्तन से अधिक शेष है तो वो कृष्ण पाक्षिक है। मतलब अर्धभुतगल परावर्तन जो काल है उतना ही बचा तो वो शुक्ल पाक्षिक कहलाएगा, और उसके अंदर पूरा जब तक उसका संसार एंड नहीं होता तब तक वो शुक्ल पाक्षिक ही कहलाता रहेगा। इसीलिए अर्धभुतगल परावर्तन पे भी शुक्ल पाक्षिक कहलाया, और उसके अंदर मतलब उससे कम का जितना भी काल है उसमें वो शुक्ल पाक्षिक ही कहलाता रहेगा। अब जब जीव शुक्ल पाक्षिक रहता है तो शुक्ल पाक्षिक जीव ही सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। ये हमने प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के प्रोसेस में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो शुक्ल पाक्षिक जीव ही सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, मतलब अनादि काल से मिथ्या दृष्टि जो जीव था वो फर्स्ट गुण स्थान में ही था, जब वो शुक्ल पाक्षिक बना उसके बाद ही उसके पास आगे के गुण स्थान पे जाने की कैपेबिलिटी होती है। इस वजह से शुक्ल पाक्षिक जीव में हम 1 से 14 गुण स्थान देखेंगे, लेकिन जो शुक्ल पाक्षिक नहीं बना मतलब जो कृष्ण पाक्षिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ पहला गुण स्थान ही होता है। ठीक है, तो द्वार 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट द्वार में हम सन्नी वगैरह जो और आगे के हैं ये देखने के भाव रखेंगे। ठीक है, थोड़े बड़े हैं तो हम उसको मतलब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने का रखते हैं, और कोशिश करना नेक्स्ट क्लास में बहुत उपयोग पूर्वक अटेंड करना, प्लस क्लास को समय पे ज्वाइन करना। मैं स्पीड में लेने के ही भाव, स्पीड ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ा के ऊपर के ऊपर जाना है, पर एक बार पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में बहुत स्लो में, पर जहां रिपीट करने की बात आएगी तो फिर मैं डिटेल में रिपीट नहीं करने के भाव रहेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये बुक कंप्लीट करने के बाद भाव ये है कि नेक्स्ट बुक को बहुत डिटेल में और टाइम के साथ लिया जाए, क्योंकि उस बुक में आपको बहुत टाइम लगेगा, दीदी एक तो बार आपके अगर लिए ही आगे अच्छा रहेगा।
एक बार दीदी आगे के अगर सब रीड करके रखेंगे तो और इजी हो जाएगा 2-3 द्वारों इजी को। हो जाएगा। एक बार कोशिश करना, क्योंकि सब एक एक लाइन आपको मतलब महापुरुषों ने ये जो बुक्स अभी मतलब जो भी उनके रहा है उससे जो बुक्स अभी निकली है ना, बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में। पहले की बुक्स में हाँ इतनी टफ लैंग्वेज होती थी, समझ ही नहीं आता था। इसमें आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें तो सेल्फ में समझ आ जाएगी, तो आप सही क्लास है में और दीदी। उपयोग लगा सकते हो फिर। और फिर एडिशनल चीजें तो हम क्लास में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो अच्छी बात है। उसको डिस्कस करने से आपकी और अनुप्रेक्षा के पॉइंट्स निकलेंगे। अगर आप पहले पढ़ के रखोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, आज क्लास दीदी इतना आप ही बहुत रखते हैं। सिद्दीक जी को दीदी आप बहुत सिद्दीक जी को कृष्ण पाक्षिक बोल सकते हैं? अब हम सिद्दीक जी को कृष्ण पाक्षिक बोलने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कृष्ण पाक्षिक कभी ना कभी जाके शुक्ल पक्ष में कन्वर्ट होगा, और कृष्ण पाक्षिक अगर शुक्ल पाक्षिक बनता है तो अब सिद्दीक जीव तो बनता ही नहीं है। हाँ ठीक है, इसलिए नहीं बोले तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब ना तो शुक्ल पाक्षिक बोल सकते ना कृष्ण पाक्षिक बोल सकते हैं उसको। अच्छा ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने कृष्ण पाक्षिक में क्या कहा है कि अर्थ पुद्गल परावर्तन से ज्यादा बचा है, तो वहां तो संसार काल, उसका तो संसार अनंत है ना, वहां तो संसार काल का कोई मेजरमेंट ही नहीं है। तो कृष्ण पाक्षिक कैसे कहेंगे हम कि अर्थ पुद्गल परावर्तन से ज्यादा है? हाँ जी ठीक है। बहुत ही ज्यादा होगा, अनंत तो बहुत ही ज्यादा होता है उससे। ठीक है, दीदी एक आज बार क्लास आप ये इतना ही पूछ रखते हैं। लीजिएगा विग्रह गति वाला, 1 या हाँ, 2 मैं उसका समझ। 1 2 3 वाला जो पॉइंट है, एक बार क्या संशोधन हुआ और क्यों, किस वजह से हुआ, ये भी मैं एक बार पूछने के भाव रखती हूँ। हाँ वो इसीलिए ध्यान दिला रही आपको। ठीक दीदी। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अभिनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय आपसे जिनेन्द्र। क्षमा याचना दीदी, आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सॉरी। डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, हाँ चलता रहता है। दीदी प्रेक्षक करेंगे दीदी तो आज वही निकलेगी। आपको बहुत परेशानी हुई हम लोगों की वजह से। जय जिनेन्द्र। कोई आज बात नहीं, इसको हम आगे के तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी। ठीक है सर। जय जिनेन्द्र।